आदाब। मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट कहरा से नफीस अहमद कीन और मोहसिन जमवाल, जिनसे हम कहरा को लेके बात करेंगे, कहरा की डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे, जिनसे जानेंगे हम कि कहरा में किस तरह का बदलाव जो है अब आया है या आने वाले टाइम में आएगा। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया आसिफ साहब। नसीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कहरा को लेके कि किस तरह की डेवलपमेंट जो है कहरा में हो रही है। अगर हम बात करें स्कूल्स को लेके, बात करें पीएचसी को लेके, बात करें पंचायत घर को लेके, तो किस तरह की डेवलपमेंट वहां पर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आपके माध्यम से मैं आज ये डेवलपमेंटल इश्यूज जो है कहरा एरिया को लेकर है। सबसे पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंट इश्यूज में पहली बात आती है कि जो हम डिग्री कॉलेज मलानू की डिमांड कर रहे हैं अरसा दराज से, और वो डिमांड हमने डीसी साहब के पास रखी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उनके पास रखी, हत्ता कि गवर्नर साहब तक रखी, लेकिन 5-6 सालों से हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी इसको लेकर जितना भी हमने एफर्ट्स लगाना था वो हमने लगाया है, लेकिन बात जो रहती है वो सरकार पर डिपेंड रहती है। उसके बाद जैसे आपने पंचायती राज को लेकर बोला, पीएचसीज को लेकर हमारे यहाँ पर डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। पीएचसीज में स्टाफ की कमी है। जैसे हमारे यहाँ पीएचसी मलानू की बात करें हम, बहुत पुरानी पीएचसी है, लगभग 30 साल पुरानी पीएचसी है। उसमें डॉक्टर्स हैं आज, उसमें भी एफर्ट्स लगाया था हमने, लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी का डॉक्टर है तो उसके लिए लैब नहीं है वहाँ पर। लैब का होना ज़रूरी है, और जैसे कि लैब टेक्नीशियन का होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो जो लोगों को कहरा से 60 किलोमीटर डोडा या किश्तवाड़ जाना पड़े, जो पैथोलॉजी के बेसिक टेस्ट्स होते हैं या माइक्रोबायोलॉजी के लेकर, तो उन टेस्ट को अगर वहीं पे अगर डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर वहाँ पे एक मैनुअल लैब बनाई जाए तो ये हम हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील रहेगी, डीसी साहब से भी रहेगी, एसडीएम साहब से भी, कि हमारे इस मसले पर गौर किया जाए। उसके बाद जो है पंचायत को लेकर आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पंचायतें हैं, कई पंचायतों में जो है बेसिक जो पंचायत घर है वो नहीं है। जो पंचायत घर होना चाहिए, जहाँ से सरपंच जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, पंच होते हैं या दूसरे इलेक्टेड लोग होते हैं, वो ऑपरेट करें वहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ पंचायत घरों का हाल देख लो आप, पंचायत घरों का हाल क्या है। उसके बाद रोड्स की बात करें हम, हाल ही में मैंने भी एक ग्रीवेंस डाली थी गवर्नर ग्रीवेंस सेल में, तो उन्होंने बोला कि हम मार्च के बाद इसमें काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन रोडों की जो हालत है बहुत खस्ता है। जैसे कहरा जाई रोड की बात करें, कहरा टाटा रोड की बात करें, दीगर रोडें हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंटल इश्यूज जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपके सामने बता दिए। तो जो वहाँ पर पीएचसी की अगर हम बात करें, तो क्या डॉक्टर्स वगैरह वहाँ अवेलेबल हर टाइम होते हैं, या फिर जहाँ कुछ दूर पार के ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर आज भी जो है उनको बेड पे लेके उठा के देना पड़ता है वहाँ? तो आपको क्या लगता है वहाँ पर अभी उस हिसाब से किस तरह की? जो बेड की बात की आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेड की बात तब आती है जब एक गरीब होता है, अगर उसके घर में कोई लेबर केस आए, जिसको हम डिलीवरी केस बोलते हैं, तो उसको वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार की तरफ से एक एम्बुलेंस का होता है सिस्टम, उसमें अगर कोई उनको तेल डालना पड़ता है किसी तरीके से। लेकिन हम जो है कई सालों से वहाँ पे एक पीएचसी मलानू में जो है एम्बुलेंस सैंक्शन है, पूरे कहरा एरिया के लिए वो एम्बुलेंस सैंक्शन है। वो कई सालों तक उस एम्बुलेंस ने ऑपरेट भी किया, लेकिन 1-2 सालों से वो एम्बुलेंस गायब है। वो एम्बुलेंस गायब है। हमने ग्रीवेंस सेल में तो इसकी कंप्लेंट की, एसडीएम साहब से कंप्लेंट की। उसकी गायब होने? देखो, जो ग्रीवेंस सेल से जो सीएमओ साहब डोडा से हमें जवाब देते हैं कि वो रिपेयरिंग पे गई है। एक बार मैंने खुद बीएमओ साहब से बात की थी, जो उस दिन बीएमओ थे ठाठरी में, डॉक्टर सतलाल साहब, तो उन्होंने बोला कि वो रिपेयरिंग पे गई है। ये 2017 की ऑन रिकॉर्ड बात है। 2017 से गाड़ी रिपेयर नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला था कि टायर बनने हैं, इसकी ये बनना है, वो बनना है। दूसरी एक एम्बुलेंस आई है, वो किसी हाईवे के एग्रीमेंट में उन्होंने दे दी है। तो एटलीस्ट जो है एट द एंड लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम है। तो उसके अलावा अगर हम मौसम की आज से बात करें, तो सड़कों की अगर हम बात करें, पानी को लेके, बिजली को लेके, तो किस तरह का रुझान अभी वहाँ उस जगह का है कहरा को लेके? सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, इस मतलब मुद्दे पे बात करने के काबिल समझा। आपने मुझसे सवाल जो किया, जो वहाँ के रोड्स हैं उनको लेके,
जो हमारे रोड्स हैं, आप शायद गए भी होंगे टाटा वाले रोड पे, आपने एक बार स्टोरी भी की थी टाटा जाके, तो आपने रोड देखा होगा। रोड तो बना हुआ है, लेकिन वो जो रोड बना हुआ है वो उसमें ट्रैक्टर, जेसीबी मतलब आसानी से चल सकते हैं। जो गाड़ियां उस रोड पे चलती हैं, अगर उस गाड़ी का मालिक 50,000 रुपए कमाता है तो 1 महीने के बाद रिपेयरमेंट उसकी 1 लाख आ जाती है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं से बैंक के थ्रू उस चीज को मतलब एडजस्ट करके वहां से लोन लेके आता है, अपनी गाड़ी को रिपेयर करता है। रोड्स तो कहीं हद तक बने, लेकिन जितने भी बने तो अगर जो हमारा मैकडम का वहां पे काम हुआ, ब्लैक टॉपिंग जो हुई हमारी टाटा रोड की, वो अभी बारिश की बूंदे आसमान पे थी, वो सारा उखड़ गया है। नहीं, वो जब हम वहां पे आए हमने भी देखा वहां पर जो मैग्नेटाइजेशन की थी ना, वो किसी तरह की लग नहीं रही थी, क्योंकि वहां लगता है कि फॉर्मेलिटी की गई, क्योंकि काफी टाइम वहां लोग ने जाना था, लगता था फॉर्मेलिटी की। तो क्या उस पर कोई आपने एक्शन लिया वहां पे? सर इसकी हमने बात की थी, तो जो हमारा ये आता है सिस्टम, मतलब जो वहां पे जे हमारा जब पूरा प्रोसेस आता है मैकडम का, ये पेमेंट में आता है। मतलब जैसे पहले इसको हमने रोडी बिछानी है, तो वो वाली जो थी उसमें मिक्स था, मतलब उसमें मिट्टी ज्यादा थी, मतलब मिट्टी की ज्यादा मिकदार होगी, तो उसके बाद जो हमारा मैकडम होगा वो जोड़ नहीं पकड़ेगा। मैकडम जब उसके नीचे से पानी चला जाएगा, वो मिट्टी उसको खोखला कर देगी, तो मैकडम की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। उस टाइम पे जब हमने ये इशू रेज किया, तो वो जो वहां पे मैकडम वाले थे, उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने यहाँ पे ये मेटलिंग की हुई है ये उनकी गलती है, लेकिन ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को सोचनी चाहिए थी। अगर ये चीज गलत हुई है, कार्रवाई हो जाए। हमारा अगर 5 या 6 करोड़ रुपए का हमारा मैकडम जाया है, वो मतलब हमारे खजाने में से पैसा चला गया। 5-6 करोड़ रुपए, अगर वो मेटलिंग सही होती तो वो मैकडम उठता नहीं। 5 करोड़ रुपए हमारा लग रहा था, लेकिन 5 करोड़ रुपए में हम कम से कम 10 साल उस रोड पे चलते हो, उस रोड की वो खस्ता हालत नहीं होती। उसके बाद हमारा रोड आता है जो कहारा टू जाई है, एक मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी जोड़ा के आगे थोड़ा रोड पहुंचा हुआ है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि उस रोड में थोड़ा जल्दी काम लगा दिया जाए और उस रोड को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि वो एक अर्निंग का मतलब वहां पे जरिया है हमारा। जब मतलब टूरिस्ट वहां से गुजरेंगे, जो हमारा एरिया आता है, घुगाड़ा आता है, कैंचा आता है, मलानू आता है, बितोला आता है, हलारन आता है, बुद्धि आता है, उसमें जोड़ा आता है, जोड़ा कला आता है उसमें। तो वहां पे जो हमारी छोटी दुकानें हैं, 10-10 हजार वाली दुकानें, तो वो उनकी सेल दिन को 5-6 हजार, 5-6 हजार वहां पे मतलब ऊपर एक धार आती है, उसका नाम जंतरूड है, बहुत अच्छा एरिया है वो भी जब टूरिज्म के अंडर जाएगा तो वहां के लोगों को अर्निंग का एक मतलब सिस्टम बन जाएगा। रोजगार वहां पे रोजगार जब आ जाएगा तो वहां के लोग गरीब हैं, मतलब जब टूरिज्म वाले वहां पे काम करेंगे तो वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। वो पैसा यूज करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जिनकी मतलब नस्लें, अगर उनकी नस्ल सही निकली, मतलब पढ़े लिखे निकले, तो वो खुद अपने एरिया का तकदीर बदल सकती है। तो उसके अलावा पानी का इशू किस हद तक है कहारा में? उसके अलावा बिजली की अगर हम बात करें तो इस बारे में आपका देखिए सर, कहारा तहसील हेड क्वार्टर में अभी जो है हमारा जो मतलब मैन कहारा बाजार जहां से स्टार्ट होता है, वहां पे 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें 2 या 4 वेल्डर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप तहसील हेड क्वार्टर में आप एक रिसीविंग स्टेशन होना बहुत जरूरी है। कहारा एरिया है, ये एरिया मतलब लगभग जोड़ा तक आता है। इस साइड से आप चले जाओ, टाटा, द्रमन वाला ऊपर चले जाओ, कनो आता है इसमें एरिया, ये बाफली वाला अपना एरिया बहुत बड़ा एरिया है। तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज अपनी नजर में लानी चाहिए कि एक रिसीविंग स्टेशन जो है डिजर्व कर रहे हैं। जो हमारे अभी एमएलए, एक्स एमएलए हैं जीएम सूरी साहब, तो उनसे मतलब लगभग जब भी बात हुई 2008 से, जब थोड़ा हम चलने फिरने लगे, उनसे बात हुई, तो वो दिन और ये दिन टिल डेट तक आप उनको यही फोन कीजिए, वो बोलेंगे कि फाइल पड़ी हुई है। तो अगर वो फाइल इतनी कितनी पड़ी हुई है फाइल, तो हम ये तो नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं, किसी भी सरकार के लिए रिसीविंग स्टेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि मतलब मेन चीज अगर लगन है काम करने का, तो रिसीविंग स्टेशन एक छोटा सा काम है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे डीसी साहब हैं यहाँ के, जब आपने सुना होगा वहां पे एक गांव था, 70 साल से, आजादी के बाद से आज तक वहां पे मतलब बिजली नहीं थी। वो उनको 3.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। वो पैदल आके वो अपना फोन चार्ज करते थे। फोन उन्होंने आज तक वहां पे मतलब अभी 20 या 25 दिनों में वहां पे लोगों ने एंड्रॉइड फोन यूज करना शुरू कर लिया, क्योंकि जो वहां पे बैटरी बैकअप होना बहुत जरूरी था। अगर मैं या आप उस एरिया के होते, तो जब हम बैटरी एक बार फोन की चार्ज करते, 1 हफ्ता तो निकल जाना चाहिए था हमारा। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एंड्रॉइड फोन यूज किया, उनको बिजली मिली, और उसमें डीसी साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की, हमारे एसडीएम साहब हैं ठाठरी, उन्होंने मेहनत की, तहसीलदार साहब कहारा है, उन्होंने मेहनत की। उसके बाद हमारे कुछ एरिया हैं, जो जैसे हमारा एक गाँव आता है कनो, जहाँ ये आपका ये द्रमन आता है, द्रमन से आप टाप से जाओगे ऊपर से, सामने एक एरिया आता है कनो, वहां तक अभी बिजली नहीं है। परसों मेरी वहां के सरपंच से बात हुई थी, वो पंचायत चब्बा बटोगरा में वो आता है एरिया, तो उन्होंने बोला काम लगा है। कल जब वहां पे बंदे गए, वहां 2 बंदे थे, उन्होंने एक खंभा वहां पे उन्होंने लगाया हुआ था।
अगर हर साल एक एक खंबा लगता जाएगा, लगभग उसमें 30 या 40 खंबे हैं, तो 40 साल उनको फिर से वेट करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे जितने भी मतलब पावर्स हैं, मतलब सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहेगी उस चीज को कर सकती है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि जैसे आपने कानूनी के लिए काम किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि डीसी साहब वैसा ही काम करके कानून वालों को बिजली दे देंगे। तो पानी का कोई इशू वहाँ पे जो द्रमन है उनको पानी नहीं है, द्रमन वालों तो को। कितने इलाके अभी ऐसे होंगे जो मतलब लगभग हमारा जो है मतलब 40% एरिया ऐसा है कि जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। और जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं से भी स्कीम लाके अपनी 5 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके, हमारा ये आता है एक टाटा में आता है वानीपुरा, टाटा ग्राहक नाला के साथ में है, वहां का एक लड़का है फिरदौस, उन्होंने मुझे फोन किया। तो उनके जो बाकी हैं हमसाए, वो थोड़े मतलब इकोनॉमिकली ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, भैया हमें पानी नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम में पानी नहीं आ रहा है, प्राइवेट स्कीम में ये पानी ला रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम में पानी नहीं। अगर गवर्नमेंट स्कीम में पानी आता तो फिरदौस के घर भी पानी जाता, क्योंकि उन्होंने वहां पे जो खर्चा किया 1 लाख रुपए खर्चा, उससे 25,000 मांग रहे हैं, और उसकी महीने की सैलरी, वो होटल पे वेटर का काम करता है, 7,000 रुपए। उसकी 4 महीने की सैलरी अगर पानी में जाएगी तो उसके घर वाले खाएंगे क्या? उनको नीचे दरिया से पानी लाना पड़ता है, ये थोड़ी नाइंसाफी। तो आज भी लोग वहाँ के सफर कर रहे हैं इस चीज, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं हर चीज को लेकर। कभी आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। उसके बाद जो हमारे मतलब अभी तो जो मतलब हमारा जम्मू कश्मीर जो है अभी यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इससे पहले हमने जो वहाँ के मतलब लीडर्स थे, जितने भी वहां के पॉलिटिशियंस थे, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमेशा हमारे एरिया को डार्क में रखने की कोशिश। उनको पता था कि अगर इस एरिया के लड़के पढ़ लिख जाते हैं, कल को इनको पता चलेगा, इनको पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी, और वो मतलब मजहब की पॉलिटिक्स खेलना चाहते थे। वो पॉलिटिक्स किसी को समझाना नहीं चाहते थे। जब भी मतलब पॉलिटिक्स होती थी, वो मतलब रिलीजन को बीच में लाते थे। जिस भी इंसान को पॉलिटिक्स में जाना है, मैं एक मतलब नाचीज हूं, मैं बताना गवारा नहीं समझूंगा, लेकिन एक आइडिया आ रहा है, तो उसको सबसे पहले मजहब से पहले उसको इंसानियत वाला मजहब सीखना चाहिए। पानी नहीं है, चाहे हिंदू पानी के बगैर है, मुसलमान है, सिख है, इंसान बराबर है। तो इस चीज को मतलब अगर हम हिंदू मुस्लिम को डिस्कस करेंगे, हम डेवलपमेंट की ओर नहीं। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं, 370 भी गया, स्टेटहुड भी गया, तो अब उसके बाद इलेक्शन यहाँ पर हुए डीडीसी के, तो उससे पहले की अगर हम बात करें और डीडीसी इलेक्शंस की बात करें, तो किस तरह का बदलाव? क्योंकि अगर हम बात करें काहरा को लेकर, तो महराज मलिक जो अभी वहां से कैंडिडेट जीते हुए हैं, तो उनका हर बार जो एक ही नारा होता है, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। तो आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का बदलाव अब काहरा में आएगा या आ चुका? देखो, बदलाव की जो महराजुद्दीन मलिक साहब ने बात की थी, वो तो उन्होंने लाया बदलाव। वो यहाँ से गए, अभी उनका मतलब रिसेंटली शादी हुई थी, तो वो घूमने कहीं गए नहीं थे। अभी लोगों ने डोनेशन जमा करके, उन्होंने हर स्टेज पे ये बोला कि मैं आरडीडी वालों से हिसाब लूंगा, आरएनटी वालों से हिसाब लूंगा। कभी महराजुद्दीन मलिक के मुंह से ये बात नहीं निकली कि जो लोगों ने डोनेशन दिया है, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। महराज ने अगर डोनेशन का तेल जलाया है तो क्यों जलाया है? मोहसिन को अगर लोग डोनेशन देते हैं, वो अच्छे काम के लिए देते हैं। मैं डोडा घूमने जाऊं, भद्रवा घूमने जाऊं, जम्मू घूमने जाऊं, अरविंद केजरीवाल से मिलने जाऊं, उस चीज के लिए मुझे लोगों ने पैसा नहीं दिया है। जो तुम्हारे पास डोनेशन है, अगर तुम इतने मतलब गुर्दे रखते हो, हर एक को आप मतलब क्रिटिसाइज करते हो, तो खुद की आप मतलब जो आप में खामियां हैं वो एक्सेप्ट करने का जिगरा होना चाहिए, जो महराज मलिक में नहीं है। आप जाके महराज मलिक का इंटरव्यू करो और 2 मिनट में, और लोगों का जहन खराब कर रहे हैं, हम जाएंगे ताले लगवाएंगे। पढ़ाई इंसान इसलिए करता है, जो ताले लगे हैं ना उनको खुलवाना है। जब भी हम उनका कोई भी बाइट देख ले, कोई भी इंटरव्यू उनका देख ले, तो उनका ये कहना रहता है कि एक तो बदलाव आएगा। उसके अलावा आजकल नया उनका सुर्खियों में हमें देखने को आ रहा है कि वो हर डिपार्टमेंट में ताला लगाएंगे जो काम नहीं करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जब महराजुद्दीन मलिक से ये बात होती है, डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात होती है, तब कहते हैं पावर्स नहीं है। तो ताले के लिए जब तुम्हारे पास पावर है, तो तुम्हारे पास जो जितना जहन तुम ताले पे लगा रहे हो, खुलवाने पे लगा लो, उससे कम लगेगा। ताला तुमने लगाना है, खरीदना है, चाबी लानी है। ताला खोलने के लिए तो तुम्हें हथौड़े की जरूरत है ना, किसी से भी आप पत्थर उठा के खोल सकते हो। तो एक सियासतदान को पता होना चाहिए, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। तो ये बेवकूफ सियासत जो महराजुद्दीन मलिक साहब कर रहे हैं, तो मैं तो इसके मतलब बिल्कुल खिलाफ। नहीं, अगर बात करें काहरा को लेकर, तो काहरा के लगभग आधी से ज्यादा अवाम ने जो है उनको चुना हुआ है। तो आज आप उस अवाम के पास जाइए और उनसे आप सवाल कीजिए। जो महराजुद्दीन मलिक साहब के साथ अवाम जुड़ी हुई, तो पछता रहे हैं आज वो। उन्होंने बोला इनकलाब आएगा, तो चले गए वहां पे, अपनी मिसिस को लेके चले गए अरविंद केजरीवाल जी के पास, मनीष सिसोदिया जी के पास चले गए। उसके बाद आप खुद जानते हैं कि जो दिल्ली का क्या वो काहरा के लोगों की वजह से वहां पर चले गए या अपनी वजह से वहां पर चले गए? उन्होंने मैं वहां पे जहाँ पे अपना ये बस स्टैंड है, वहां पे वो एक बार स्पीच कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था,
लोगों को बोला था कश्मीरी में कि मैं अगर तोय खातर लहसुन तो है क्यों ना मेन खातर मतलब अथ हाल है क्यों ना, मतलब अगर मैंने तुम्हारे लिए झाड़ू छोड़ा तुम मेरे लिए हल और हाथ नहीं छोड़ोगे। जब वो जीते तो उसके बाद उन्होंने लोगों से पूछना था ना किस पार्टी में जाना है, मुझे किसी पार्टी के साथ जाना है या मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है, तो फिर तो अपनी मन मर्जी से। तो और मतलब जीतने के बाद वो लोगों के पास नहीं आए, उनका जो भी फैसला था वो खुद अपनी मर्जी से था आगे। हाँ, उनका तो मतलब जितने भी फैसले उनके अपनी मन मर्जी, वो मतलब सोच रहे हैं तानाशाही। एक डीडीसी मेंबर को इतना पता होना चाहिए कि वो डीडीसी मेंबर है, वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर नहीं है। नहीं, जो भी डीडीसी आज कैंडिडेट जीते हैं वो तो खुद अपने आप को एमएलए समझने लगे हुए हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? तो या तो लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया, शायद वही हुआ। तो जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, शायद इस चीज को, कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं तो वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि हम, उनको पता है हमारी पावर्स क्या है। तो एक डीडीसी मेंबर उठ के किसी को गालियां देना, अगर ये इनकलाब है तो फिर बड़ा मुश्किल है, उनको दोबारा से पढ़ना चाहिए इनकलाब को। तो उसके अलावा हम आपकी बात करें, आप भी सोशल एक्टिविस्ट है, तो आपने कहा कि आवाम के लिए क्या क्या काम किए हुए? हम हमेशा मतलब कहा कि मैं अभी परसों जम्मू था, वहां पे ये हमारे जो इसके बीजेपी पार्टी के जो हैं जेकेयूटी के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, उनसे बात हुई, उनसे कनौ के बारे में बात हुई, लाइट की। उसके बाद पानी की बात हुई, तो उन्होंने रैना जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मतलब लोगों को पानी मिलना चाहिए। इट डजंट मैटर कांग्रेस दे रही है, बीजेपी दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है, डीसी साहब दे रहे हैं, एसडीएम साहब दे रहे हैं, गरीब को पता नहीं, वो अनपढ़ है, उसने किताब नहीं पढ़ी, उसके सामने जितनी मतलब वैल्यू गवर्नर साहब रख रहे हैं उतनी डीसी साहब की है। वो पटवारी साहब से भी मतलब उसी अंदाज से बात कर रहे हैं जैसे गवर्नर साहब के सामने ही। आप और मैं, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, हमें पता है कि डीसी क्या है, तहसीलदार क्या है। वो तो सबको एक नजर से उन्होंने झुकना ही है, किताबें उनको आनी नहीं है, गाइडलाइन उनको पता नहीं है, और कोई भी उनको बेवकूफ बना के चला जाता है, जैसे महराज मलिक ने बनाया बेवकूफ। तो उसके अलावा कुछ हाल ही में वहाँ फूड स्कैम के इश्यूज आए हुए थे, जो अब हाल ही में मसला हुआ, तो उस मसला क्या था, किस चीज को लेकर, और क्या जो डीडीसी कैंडिडेट अभी हैं महराज मलिक, क्या उन्होंने उस पर सपोर्ट किया या कोई उसने सोल्यूशन अभी निकाला? सर देखिए, जो ये डीडीसी इलेक्शन है ना, मेरे को एक मतलब एक रिटर्न स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे हमारी मूवी होती है कि अब इस स्टेप पे जाके हमको ये मूव करना है, यहाँ पे हमारा गाने में ये वाला ड्रेस होना चाहिए, हमारी भाषा ये, वहां की जो उनकी एक बन रहा है, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप होंगे टाइगर फोर्स, मतलब ऐसे अजीब अजीब नाम होंगे। चलो पर्सनली तो हम नहीं जा सकते, बट नहीं, मैं मतलब पर्सनली नहीं, हमें बहुत ज्यादा तंग किया, बार बार ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बताना तो पड़ेगा। मतलब अगर टाइगर फोर्स है तो हमें फोर्स बनाने की क्या जरूरत है? आप ईमानदारी पे हैं तो आपको फोर्स की जरूरत ही नहीं है, लोग आपकी प्रोडक्शन है। नहीं, चलो उस चीज को लेकर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, व्हाट्सएप का वो अपना इश्यू होगा, लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अब आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या बदलाव वहां पर आएगा? आने वाले टाइम में अगर महराजुद्दीन साहब ऐसे ही करते रहे तो मुझे लगता है जहां तक जो हमारे काम है वो भी रुक जाएगी। वो हर काम में मतलब एक होता है सिस्टम काम चलाना, एक होता है काम में बाधा डालना, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से काम रुक रहे हैं, महराजुद्दीन की वजह से काम रुक रहे हैं, काम हो नहीं रहे हैं। मैं उसको घसीटूंगा, इसको घसीटूंगा, इसको गुंडागर्दी बोलते हैं, इसको सियासत नहीं बोलते। नहीं बोलते। नफीस जी, आपका क्या कहना है इस चीज को लेके कि आने वाले टाइम में काहरा के लोग किस तरह का बदलाव देखेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट आगे आने वाले टाइम में काहरा में दिखेगी? देखिए, अगर हमने कोई स्लोगन देना है या कोई नारा देना है, चाहे बदलाव का बोल रहे हैं, इनकलाब का बोल रहे हैं, तो उस स्लोगन के बारे में, ये स्लोगन किसने दिया है, ये स्लोगन कहाँ से आया, नारा कहाँ से आया, इसके बारे में हमें पहले पढ़ना चाहिए। रही बात इनकलाब की, अगर इनकलाब लाना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो हर जगह पे लानी है। हाल ही में आपने सवाल जो पूछा था फूड स्टोर का, जो फूड स्कैम था वहाँ पे, उस फूड स्कैम के बारे में अभी तक जो है हमारे डीडीसी मेंबर जो आज तक वादा कर रहे थे ये कि ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, इनकलाब लाऊंगा, बंद करूंगा, ताले दूंगा, खोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है कि उसके बाद ये मसला रफा दफा कहाँ से हुआ, ये बंद कहाँ से हुआ मसला, इस मसले में फिर आगे क्या हुआ, गरीब लोगों का जो राशन दाम था उसके बारे में क्या हुआ, वो आज तक उन्होंने बात नहीं की। और उसके बाद जो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, जो ये इनकलाब का नारा है, ये सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने नारा दिया था, जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, और इस नारे को आगे जो चलाया था भगत सिंह ने चलाया था। तो इन नारों के बारे में हमने पहले सोच लेना चाहिए कि अगर मैं एक साइड से इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा हूँ, दूसरी साइड से किसी को माँ की गाली दे रहा हूँ, तो ये मैच नहीं बनता, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है। और रही बात फ्यूचर डेवलपमेंट की, क्या बात है फ्यूचर डेवलपमेंट में हमारा, मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि जो पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको, उनके बीच में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपसी जो
वो भी सिविल सर्वेंट है, वो भी आवाम के लोग, आवाम के चुने हुए लोग हैं। तो दोनों के बीच में अगर आपसी कोई इत्तेहाद होगा, इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेशन होगी, तो लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों के काम होंगे। अभी तक जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे एसडीएम साहब ठाठरी है, तहसीलदार साहब कहरा है या डीसी साहब है, तो हम उनके पास जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई एफर्ट्स वो भी लगा लेते हैं अपनी तरफ से, तो उनकी तरफ से अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो आगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, शायद 2-2.5 साल का इनका टेन्योर होगा पंचायती राज के अंडर जितने भी आते हैं, तो इनका भी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आवाम के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ताकि हमारे मसले हल हो। जैसे आपने पानी की बात की, मैंने तो फौरन ये मामला गवर्नर ग्रीवेंस सेल में उठाया था। जैसे हमारे मलानू की बात करो, मैं इनने बात की 1-2 जगहों की जहाँ पे लोग खुद 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करके, मैं अपनी बात करूँ, हमने अपने गांव के लिए खुद 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करके पानी लाया है, अभी तक पानी नहीं है वहाँ पे। तो उस स्कीम को मैं खुद चलाता हूँ, वहां पे हमने एक मुलाजिम रखा हुआ, उसको तनख्वाह देते हैं मंथली हम, तो उस तरीके से पानी आता है। तो अब वो तो नजदीक का गांव है, कहरा से नजदीक का गांव है, अब आप अंदाजा करो जो दूर गांव पास के गाँव उनका हाल क्या होगा। और हम लोग जो है हमेशा, हम एक्टिविस्ट हैं, हम डीसी साहब के पास भी जाते हैं, हम एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, हम तहसीलदार साहब के पास भी जाते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा जिस गांव से कोई भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास या किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास कोई जाता नहीं होगा। जैसे मलानू की बात करूं, मैं वहां पे मैंने ग्रीवेंस डाली थी, वहां पे उन्होंने बोला, पीएचई डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया कि हमने स्कीम सैंक्शन की है, इस पे जल्दी काम शुरू होगा। लेकिन 2 महीने से मैं भी वेट कर रहा हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट का विजिट नहीं कर पाया इस स्कीम को लेकर, जिससे तो अभी भी कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे मनरेगा की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, नरेगा को लेकर बात करें, तो अभी भी, तो हम भी कुछ टाइम पहले टाटा में आए हुए थे, लोग अभी भी उनकी जो भी वहाँ के जो मनरेगा का उनका काम है, उनको उनकी पेमेंट अभी तक नहीं मिलती वहाँ पे। तो इस पे क्या इश्यूज रहते हैं मोहसिन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर, जो हमारे 16, 17, 17, 18 में जो हमारे वेंडर्स थे, वो पूरी स्टेट का अभी पैसा नहीं आया है। तो उसके लिए मतलब स्टेट लेवल पे एक कमेटी बनाई हुई, डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है वो केसर साहब जो है हमारे केसर साहब भवानी केएस, तो उनको यहाँ का चार्ज दिया हुआ है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक चीज मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि उनसे काम तो कराया जाता है साल भर या 6-6 महीने या 4-4 महीने उनसे काम कराया जाता है, बहुत गरीब लोग हैं वहाँ पे। तो जब उनको पैसा वक्त पे नहीं मिलेगा, भले ही पैसा पीछे से नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर उनको वक्त पे पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने घर के जो खर्चा उनके होते हैं वो किस तरह पूरा कर पाते होंगे? देखिए सर, सबसे पहले होता है मतलब अगर किसी एरिया में अगर पैसा अच्छा है ना, तो वहाँ का यूथ जो होता है वो मतलब डेवलपमेंट की ओर जाएगा। जब पैसा नहीं होगा किसी के पास, तो मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके माइंड में जो है आइडियाज हैं वो गलत आइडियाज आएंगे, वो मतलब कुछ ऐसा काम करेगा जो एंटी नेशनल होगा, वो मतलब पैसे अपने खाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तो जितना मतलब इस बेरोजगारी को अगर क्लोज से देखा जाए, जो वो काम करते हैं, जितना तुम्हारे पास पैसा आता है, अगर 25-25 दिन का पैसा है, 25 दिन ही लगाओ उनसे, 25 दिन लगा के उनकी पेमेंट की जाए। तो वही सब चीजें मैं कह रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको यही चीज कही कि गरीब लोग बेचारे उसमें मारे जाते हैं, क्योंकि जब उनको पेमेंट नहीं होगा, खाने का खर्चा नहीं होगा, तो फिर किस तरह वो ये सब कर पाते हैं वहाँ पे। तो वो हम इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे, हम गवर्नर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि जितना मतलब स्टेट बजट में जितना पैसा आता है आपके, आप उतना ही काम करवाइए। जितना आपके पास पैसा उतना काम कराओगे, लोगों को पैसा मिलेगा, वो जो नेक्स्ट जो मतलब उनका टाइम होगा उसमें वो दूसरा काम करेंगे। जब फिर से प्लान आता है, फिर से उनको काम साल में वो अपने 100 दिन बराबर हो जाएंगे। तो जो आता है उतना दिया जाए, ताकि उनका मतलब काम 100 दिन का करा रहे हैं, पैसा 17 दिन का आया, 83 जो है पेंडिंग है, वो गरीब जो होगा जिसका मजदूरी से घर चल रहा है, तो वो घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मतलब गलत सोचे दिमाग में इंसान के आना शुरू हो जाता है, मतलब शॉर्टकट तरीके पैसे कमाने के। फिर जो यूथ है ड्रग्स की तरफ जाता है, कुछ जो होते हैं ड्रग पैडलर्स बन जाते हैं, कई जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उससे क्या है ना कि उससे मतलब जो हमारा नेशन है थोड़ा खसारे की ओर जा रहा है। इस चीज को बहुत मतलब बारीकी से देखना चाहिए। जो हमारा यूथ है वो हमारा नेशन का फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर अच्छा होगा तो हमारा मुल्क अच्छा होगा। हमारा मतलब यूथ अच्छा नहीं होगा, हमारा मुल्क अच्छा नहीं होगा। तो आखिर में आप क्या डेवलपमेंट आप देखेंगे आने वाले टाइम में क्या बदलाव आप कहरा को लेकर देखेंगे? जो हमारे डीसी साहब हैं डोडा, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार हिस्ट्री में मतलब कोई डीसी जिसने बाई फुट पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमा हो। और एसडीएम साहब जो हमारे ठाठरियां था रमीन साहब, उन्होंने भी मतलब पैदल पूरा जब जाई से आए, वो जाई से लेकर उन्होंने पूरा एरिया गुंदो तक उन्होंने कवर किया, 7 दिन में कवर किया।
डीसी साहब ने मतलब हमसे ज्यादा जो है उन चीजों को बारीकी से देखा। बहुत सारी चीजें हैं जो डीसी साहब ने किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में डीसी साहब इससे दुगना काम करेंगे और यहाँ के जो गरीब लोग हैं इनको मतलब अपलिफ्ट करने में मदद करेंगे। तो आखिर में आपका कोई मैसेज? देखिए, मेरा यही मैसेज है, डीसी साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पहले ही बोला आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत कोऑपरेट कर रहा है लोगों के साथ, तो आगे भी ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें। जो लोगों के मुद्दे हैं जो हमने यहाँ पे भी उठाए और जो हम लोग वहाँ पे जाके उठाते हैं या लोग उनके पास जाके उठाते हैं, तो उन पर फौरी से फौरी जो है कार्रवाई की जाए ताकि लोग जो सफर न करें। शुक्रिया। तो आपका आखिर में कोई मैसेज? मैं सबसे पहले अपने मतलब जो हमारा ब्लॉक कारा है वहाँ के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब ये इलेक्शंस होते हैं बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। एक मतलब दिमाग अपना ठंडा रख के, सोच समझ रख के कौन सा इंसान हमारे लिए क्या कर सकता है, कितनी किसमें कैपेबिलिटीज हैं, तो उस लेवल से उस इंसान को ट्रीट किया जाए। हाँ, कोई इंसान मतलब अगर मेंबरी इलेक्शन के लायक नहीं है हम उसको सरपंच बना देते हैं, जो सरपंच बनने का लायक है हम उसको डीडीसी बनाते हैं, जो डीडीसी उसको हम एमएलए बनाएंगे, तो जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो रुक जाएंगे और तानाशाही शुरू हो जाएगी। और जितने भी हमारे वहाँ के नेता हैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा मतलब नेता को डाउन टू अर्थ होना बहुत जरूरी है। और मतलब ये नेता खुद को, जब इंसान, मैं खुद को अभी आपकी माइक के सामने ये बोल दूं कि मुझे लोग कहें या ना कहें मैं लीडर हूं, तो कभी मैंने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कभी नहीं बोला। अपोजिशन के लीडर राज्यसभा के हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने ये चीज अपने मुंह से नहीं बोले हम लीडर हैं। ये चीज जो है कुछ तो लोगों तक रख लीजिए। अगर सारी चीजें मैं अपने बारे में सारी चीजें मैं बताना शुरू कर दूं तो लोग मुझे, उनको भी थोड़ी सी मतलब जज करने की वो। और ये है गुजारिश लोगों से कि आप बहकावे में ना आए, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख के, भाईचारे को कायम रख के। ये इलेक्शन आते जाते रहते हैं और अपने इलाके की तरक्की के लिए तुम एक प्लेटफॉर्म ढूंढो जिस प्लेटफॉर्म से हमारा इलाका जो है डेवलपमेंट की ओर जाएगा, हम वो रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे नफीस अहमद और उसके अलावा मोहसिन जमाल जो कि सोशल एक्टिविस्ट काहरा से हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे मुद्दों पर बात की, रोड की बात अगर करें, बिजली की, और जितनी भी डेवलपमेंट काम काहरा में अभी रुके हैं, ये चाहते हैं जल्द से जो है वो मसले सारे हल हो। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।